जयपुर में टीवी 9 संवाददाता ध्वज आर्य ने अल ज़ाहिमितुल अलिया के सचिव सैयद अनवर शाह से बात की, जिसमें सैयद अनवर शाह ने फैसले का विरोध किया। मेरे साथ हैं सैयद अनवर शाह जी। सर, क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? कितना जो है समर्थन करते हैं या इसका विरोध करते हैं? देखिए, भारतीय संविधान ने 1937 में भी ये रेजोल्यूशन पास है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है, और संविधान इस बात का संरक्षण देता है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में एक कॉन्टैक्ट बेस होता है जिसके अंदर मेहर होती है, शराइत होती है। वो शर्त कॉन्टैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन पूरा होने के बाद समाप्त हो जाती है। एक किसी भी अच्छे तरीके से कुरान में कहा गया है कि जब आपने तलाक़ दे दी तो संबंध विच्छेद हो जाते हैं। ज़िम्मेदारी नान नफ़क़ा कहलाता है, उसके अंदर महिला को उसके अधिकार दिए जाते हैं। इसके बाद महिला स्वतंत्र हो जाती है, पुरुष स्वतंत्र हो जाता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी विवाह करे। इसके बाद ये ख़र्चा पानी की ज़िम्मेदारी उसके शौहर पर, उसके पति पर नहीं होती है। ये ज़बरदस्ती नियम को लागू किया गया, मैं इससे सहमत नहीं हुआ, इसलिए कि ये जजमेंट नहीं है, ये एक तरह का पनिशमेंट है उसके शौहर को कि साहब उस पनिशमेंट को यू हैव टू पे। ऐसा नहीं है इंसिस्ट करना, और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुस्लिम कानून और शरीयत के मुताबिक ये सही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो अलग अलग राय देखिए निकल कर सामने आ रही है, और हैरानी की बात तो यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला एग्जीक्यूटिव मेंबर मुनीसा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया है। उनसे जब बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने, तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अपने पति से जिससे तलाक हो गया है, गुजारा भत्ता लेना हराम है। मेरे साथ में वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं मुनीसा जी। बताइए, आपको क्यों लगता है सर ये तो महिलाओं के खिलाफ है? नहीं, मैं इस्लामी शरीयत में औरत का मेंटेनेंस तलाक के बाद 3 महीने तक है। 3 महीने तक जब उसका इद्दत पीरियड रहेगा, जब वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, तब तक 3 महीने तक उसको रुके रहना है। तब तक उसका मेंटेनेंस जो है उसका एक्स हस्बैंड प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब 3 महीने का पीरियड यानी इद्दत गुजर जाती है, तो उसके बाद उसका मेंटेनेंस जो है वो अपने एक्स हस्बैंड से नहीं ले सकती। उससे उसके सारे रिलेशंस ख़त्म हो गए, दोनों की ड्यूटीज़ एक दूसरे के ऊपर ख़त्म हो गई, दोनों के राइट्स भी ख़त्म हो गए। नो राइट्स, नो ड्यूटीज़, दिस इज़ जस्टिस। और अगर आप हस्बैंड को फोर्स करेंगे कि वो मेंटेनेंस देता रहे शादी डिवोर्स के बाद भी, तो हस्बैंड डिवोर्स ही नहीं देगा, और वो ट्रबल्ड मैरिज जो तकलीफ़ दे शादी है, जिसमें दोनों का बन नहीं रहा है, दोनों का जो है हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है, ख़राब हो गई है ज़िंदगी, उसमें वो प्रोलॉन्ग होते जाएगी, लंबी होते जाएगी। और फिर दूसरी बात ये कि उसी में अत्याचार होते चले जाएंगे, डोमेस्टिक वायलेंस के भी चांसेस हैं। जब दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसमें बहुत गलत काम होंगे, और मेंटेनेंस देने के लिए मजबूर करना सही नहीं है। औरत को चाहिए कि वो दूसरी शादी करे डिवोर्स के बाद और अपने हस्बैंड के साथ खुश रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो अपने भाइयों से, अपने बाप से, एक औरत का गुजारा ही का सवाल है, लेकिन औरत का मेंटेनेंस जो है वो बाप हस्बैंड को नहीं देना है, क्योंकि उसका उससे रिलेशन ख़त्म हो गया, वो लेना हराम। लेकिन किसी का अगर ज्यादती हुई है तो उसको हक मिलना चाहिए नहीं? ज्यादती हुई है तो भी ख़त्म हो गया रिश्ता, तो ज्यादती भी ख़त्म हो गई। और हमारे साथ अंबर जैदी मौजूद हैं। अंबर, आप बहुत ध्यान से सुन रही थी, मुस्कुरा भी रही थी। मुनीसा जो कह रही हैं, आपने गौर किया? वो कह रही हैं अगर ज्यादती हुई भी है तो भी जो आप एलिमनी कह लीजिए, गुजारा भत्ता कह लीजिए, वो हस्बैंड से लेना भी हराम है। इसका तो कोई सवाल ही नहीं होता। मतलब 3 महीना मेहर की रकम, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसके बाद जाए, उसके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, किसी के पास भी चली जाए, कोई ना कोई संभाल लेगा। बहुत दुख होता है इस तरह की महिलाओं को सुनकर, और बहुत ही अफसोस की बात है कि महिलाओं से हम इस तरह की बातें सुनते हैं कि अगर महिलाओं के साथ ज्यादती भी होगी तो ठीक है, हो गई, इसीलिए तो रिश्ता खत्म हो गया। रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन कम से कम आप उसको एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का जो हक मेहर है, वो लड़के की हैसियत के हिसाब से तय किया जाता है, जिसको निकाह से पहले ही अदा करना होता है। वो एक लड़की की
फ्यूचर के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए होता है, उस पर इन बाजी ने कोई एम्फेसिस नहीं किया। उसमें उन्होंने बोला कि एक महिला को उसका हक मेहर मिलना चाहिए, लड़के की हैसियत से के हिसाब से मिलना चाहिए, शादी के पहले मिलना चाहिए। वो पहले ही माफ करवा लेते, इतने बड़े तो दिले रहे, इतने बड़े हक देने वाले महिलाओं को, उसके बाद तलाक के वक्त ये 20-30 हजार रुपए देते, 1400 साल पुरानी रकम। ये बात करते महिलाओं की हक की, लेकिन जब भी ये इस तरह के फैसलों का विरोध करते हैं तो तब भी यही जस्टिफिकेशन देते कि नहीं, महिलाओं को बहुत परेशानी होने वाली है, उनको तलाक नहीं मिलेगी, ट्रबल्ड मैरिज। ट्रिपल तलाक के वक्त भी ये कहते थे कि देखिए उसका अगर आप इसको क्रिमिनलाइज कर देंगे तो शौहर उसको मार देगा, उसको जबरन उसको मर्डर कर देगा। ये सारे लॉजिक हर बार आते हैं, आप कर रहे हैं, आप ये लॉजिक हर बार आते हैं। और इसीलिए मैं ये सवाल दानिश साहब से करूंगा, दानिश साहब से ये करूंगा। दानिश साहब, जब भी इस तरह के रिफॉर्म की बात होती है कोई, जिसमें महिलाओं के जीने के हक की, बराबरी के हक की बात होती है, तो हमने ये देखा है जैसे हिंदू समाज में भी, चाहे वो विधवा विवाह हो, बाल विवाह हो, सती प्रथा हो, ऐसी बहुत सारी महिलाओं के खिलाफ कुरीतियां थी, इनको कानून के द्वारा एक एक करके खत्म किया गया और समाज में इस तरह का रिजेंटमेंट हमने नहीं देखा। लेकिन जब भी मुस्लिम महिलाओं की बात होती है, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, हलाला की बात चल रही थी, अभी एक बार फिर से भत्ते की बात हो रही है, तो इतना ज्यादा विरोध खासकर जो मेल कम्युनिटी है, मुस्लिम मेल कम्युनिटी है, उसकी तरफ से क्यों आता है? ये बात तो बराबरी और रिफॉर्म की है। कोई भी समाज, कोई भी धर्म बिना रिफॉर्म के कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, रिफॉर्म के नाम से आप कुछ भी इम्प्लीमेंट करने की बात करोगे, और मुझे लगता है कि मेरे मजहब में उसकी इजाजत नहीं है, और संवैधानिक मेरे पास उसका वो है। सर, हिंदुओं में भी ये इजाजत नहीं थी। जब ये रिफॉर्म आते थे तो उस समय लोग कहते थे कि भाई हमारे धर्म और परंपरा में ये सब था, लेकिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, बाद में मानना पड़ा क्योंकि कानून बना, अदालतों ने फैसला दिया। तो बात तो बराबरी की है ना कि भाई दो समुदाय अगर हैं और दोनों में एक ही कानून रहे तो क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? बराबरी की कैसे हो सकती है बात? बराबरी की कैसे? तो बराबरी नहीं होगी। हिंदुइज्म के अंदर में 7 जन्मों का साथ है, मेरे यहाँ 7 जन्मों का साथ। सर, संवैधानिक अधिकारों की बात हो रही है, हम रिचुअल्स पे नहीं बात। वहां तो मंत्र पढ़ के शादी होती है, हवन होके शादी होती है। ये आप रिचुअल्स की बात कर रहे हैं, मैं उस पे नहीं जा रहा, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो दोनों धर्मों के लोगों को दिए गए, उसकी बात हो रही है। अरे मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि इससे पहले जब हिंदू धर्म में या और किसी मजहब में महिलाओं के पास पिता की प्रॉपर्टी में या और हिस्सेदारी नहीं थी, तब भी उनको मिल रहा था, उससे पहले मिल रहा था। तो इक्वालिटी तो कानून आ गया तो दिक्कत क्या हो गई? वहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना, कानून आ गया, मिल रहा था, कानून आ गया, बात खत्म। आपके यहाँ भी सब बराबरी है ही, सब अच्छा ही है, कानून आ गया, बात खत्म। एक कानून, एक साइटेशन सुप्रीम कोर्ट का आया है, आपको इंतजार करिए। अगर उसके लिए अपीलेट अथॉरिटी में अगर अदालत को मुनासिब लगेगा, आप तर्क रखना पड़ेगा ना, जितने भी उलमाए दीन हैं उनको अपना तर्क रखना पड़ेगा कि कानूनन शरिया में इस तरह की जगह नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा ये राइट है। नहीं, अगर मुस्लिम महिला को भी तमाम धर्मों से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं के जैसे ये अधिकार अदालतों की तरफ से, देश के संविधान कानून की तरफ से दिया जा रहा है कि वो चाहें तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपील करें, वो चाहें तो मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के तहत करें, तो इसमें आपको दिक्कत है क्योंकि इसमें यह समस्या हो जाएगी कि उसे गुजारा भत्ता मिल जाएगा अगर ये ऑप्शन मिला तो। आप लोग जी 2 ऑप्शन की जो बात कर रहे हैं कि एक सीआरपीसी के मातहत और दूसरे शरीयत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक किस तरह के प्रोविजंस है वही तो लेकर जाएंगे ना अदालत में। अगर जाना पड़ा तो आप समझिए कि जिस तरह से कहा गया है उन चीजों को लेकर जाएंगे, कानूनी नुक्ते नजर से तो देखा जाएगा ना उसको। नहीं, दिक्कत क्या है दानिश साहब, मैं बताऊं आपको दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि कहीं मुस्लिम महिला अपने अधिकारों के लिए अदालत में जाकर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपील ना कर दे और उसे गुजारा भत्ता मिल ना जाए, ये दिक्कत है जिसकी वजह से ये सारी लंबी चौड़ी बैठकें हो रही हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि हम शरीयत के साथ हैं। नहीं, उन बहनों को भी जाना चाहिए, तमाम लोगों को हक है, भाइयों को हक है, बहनों को हक है। संविधान में से किसी के ऊपर पाबंदी तो रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, बहनों पर भी नहीं है और भाइयों पर भी नहीं है। अगर कोई जाता है तो थोड़ा ही कोई रोक पाएगा। देखिए आप ये जो पूरा मामला था गुजारे तो रोकने की कोशिश तो हो रही है, रोकने की ही कोशिश तो हो रही है भाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा कि नहीं, ये हमारी शरीयत के खिलाफ है, इसलिए हम नहीं मानते, हम अपील करेंगे इसके खिलाफ।
नहीं, देखिए ये शब्दों का प्रयोग मत करिए। पूरे कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं मानते, उन्होंने ये कहा कि हम कानूनी नुक्ते नजर से इसको अपील में जाएंगे लेकर। अरे भाई, नहीं मानने के लिए तैयार है तभी तो जाएंगे ना। मानने के लिए तैयार होते तो क्यों अपील करते? आप गलत कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, ये नहीं कहा तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। ठीक है, आप ब्लैक एंड व्हाइट तो में उसे नहीं- मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या फैसला एक्सेप्ट है, ये कह रहे हैं आप? मुझे ये बताइए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये फैसला एक्सेप्ट है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, क्यों गलत बात फैला रहे हैं आप? एक्सेप्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये फैसला, आप ये कह रहे हैं? मुझे ये बताइए उन्होंने कब कहा कि भाई ये गलत फैसला है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्हें मंजूर है, एक्सेप्ट है? अरे नहीं मंजूर है तो बस तो हो गई बात खत्म, फिर बात हो गई खत्म वहीं पर। नहीं मंजूर है ना, नहीं मंजूर है, इसीलिए अपील करने की बात हो रही है। आप नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिले, गुजारा भत्ता मिले? नहीं, बात यह है, देखिए, कानूनी विकल्प को फैसले से कंपेयर मत करिए। ऑप्शन अलग होते हैं और फैसला अलग है। फैसला अभी है, अभी वो रद्द नहीं हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ भी सोचे, वो फैसला अभी एग्जिस्ट करता है और आपके पास सिर्फ इतना अधिकार है कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, बस बात इतनी है। लेकिन फैसला है, ये भी आपको मानना पड़ेगा।